अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट पढ़ने हैं। हमने पढ़ा था ना स्टार्ट में कि दो क्लासेस में डिवाइड किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कोलिनर्जिक या कोलिनोमिमेटिक ड्रग्स को। तो अब हमने ना डायरेक्ट हमने पढ़ ली थी, अब हमने इनडायरेक्ट पढ़नी। इनडायरेक्ट में भी हमने देखा था कि 3 टाइप्स हमने इसकी क्लासिफिकेशन 3 उसमें की थी। एक तो जो है ना अल्कोहल थी और एक कार्बामेट्स थी और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थी। इनकी एग्जांपल्स हमने देखी थी। अल्कोहल की सी एड्रोफोनियम है, कार्बामेट्स की नियोस्टिगमिन है इसके प्रोटोटाइप, और इसके अलावा पायरिडोस्टिगमिन, फाइसोस्टिगमिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में पैराथायोन मेन प्रोटोटाइप है और मैराथायोन और सायरन जो है ना इसकी दूसरी ड्रग्स हैं। अच्छा, अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें। पहले आप ये बात जो है ना समझ लें कि ये जो कार्बामेट्स हैं और जो दूसरे वाली हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ये दोनों जो है ना ईस्टर्स हैं, ठीक है, मतलब एसिड और अल्कोहल से मिलकर बनी होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें इनकी, तो ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है। तो क्या करेंगे, जो एसिटाइलकोलिन का जो इनहिबिटर होता है उसको ख़त्म करने वाला कोलिन एस्ट्रेज, उसके साथ जाके बाइंड कर लेती हैं और उसको ना हाइड्रोलाइज कर देती हैं। इस वजह से क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट साइनेप्सिस पे ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक है उसका, ठीक है, ये हो गया। और इसमें जो एसिडिक पोर्शन होता है ना, कार्बामेट आइन जैसे या फॉस्फेट आइन वगैरह, जो 2 पोर्शन से बने होते हैं ना, ये एस्टर्स हैं अल्कोहल और एसिडिक पोर्शन से। जो एसिडिक पोर्शन है ना वो कोलिन एस्ट्रेज के साथ ज़्यादा देर तक बाइंड करके रखता है, ज़्यादा देर तक बाइंड करके रखता है। इस वजह से जो है ना क्या होता है, एसिटाइलकोलिन की जो है ना ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, देर से होती है हाइड्रोलाइसिस। एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट जो है ना एम्पलीफाई हो जाता है एसिडिक पोर्शन की वजह से ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद कार्बामेट्स का लिखा हुआ है कि कार्बामेट्स जो है ना 2 to 8 आवर्स के बाद जो है ना रिलीज़ हो जाते हैं, इतने आवर्स लगते हैं फिर जाके रिलीज़ होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का लिखा हुआ है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो है ना ज़्यादा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स। हमने जब स्टार्ट में पढ़ा था ना तो हमने यहाँ पे देखा था कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स लॉन्ग एक्टिंग है, कार्बामेट्स इंटरमीडिएट है, हाइड्रोफोनियम जो है शॉर्ट एक्टिंग है। तो वही बात है कि कार्बामेट्स में 2 to 8 आवर्स लगते हैं, जबकि ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है ना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इनको जो है ना रिलीज़ होने में काफ़ी देर लगती है। इसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इफ़ेक्ट्स मेन से यही इफ़ेक्ट है कि एसिटाइलकोलिन का इफ़ेक्ट जो है ना साइनेप्सिस पे बढ़ा देते हैं, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी हाफ लाइफ, उसके एक्शंस वगैरह सारे। और इसमें एक बात ये याद रखने कि इसका जो है ना ये जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं इनका अनइनोवेटिव साइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इस वजह से क्योंकि वहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज़ ही नहीं हो रहा होता। जब रिलीज़ ही नहीं होगा तो कोई एस्ट्रेज ही नहीं होगा और इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद इसके क्लिनिकल यूजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। देखें, जो ये है ना नियोस्टिगमिन, पायड्रोफोनियम और पायरिडोस्टिगमिन और फाइसोस्टिगमिन, जो हमने इधर पढ़े कार्बामेट्स, ये जो कार्बामेट्स है ना, कार्बामेट्स माइसीना ग्रेविस के लिए यूज़ होते हैं। माइसीना ग्रेविस में क्या हो जाता है कि इसमें असल में ये होता है कि एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, तो मसल प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं उसकी वजह से, और मसल वीकनेस होती है, डिप्लोपिया वगैरह, मसल प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं उस वजह से जो है ना डिप्लोपिया होता है, हमारी स्वेलिंग में मसला होता है। इसके अलावा जो है ना और भी इसकी सिम्टम्स होती है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो जाती हैं। तो इसके माइसीना ग्रेविस के ट्रीटमेंट के लिए ना ये ड्रग्स दी जाती हैं, ये नियोस्टिगमिन, पायरिडो और फाइसोस्टिगमिन, ये 3 ड्रग्स, ठीक है। जबकि जो एड्रोफोनियम है ना ये इसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं दिया जाता, ये चूँकि शॉर्ट एक्टिंग है ना तो इसको डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं हम। इसको जो है ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइसीनिक क्राइसिस को जो है ना उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एड्रोफोनियम देते हैं। अब दोनों में ही मसल वीकनेस हो रही होती है, और उसमें कोलिनर्जिक क्राइसिस में भी कोलिनर्जिक क्राइसिस में एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन की वजह से हो रही होती है, और माइसीना ग्रेविस में एंटीबॉडी इम्यून रिएक्शन वगैरह होती है, उसकी वजह से मसल वीकनेस हो रही होती है। तो उसके लिए हम एड्रोफोनियम देते हैं, और इसका हमें पता ऐसे चलता है कि जब हम एड्रोफोनियम देंगे तो माइसीना ग्रेविस में क्या होगा कि मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ नहीं है ना उसमें बहुत ही कम है, तो मसल स्ट्रेंथ इसकी वजह से जो है ना इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ये कोलिन के इफेक्ट एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को इंक्रीज़ कराएगा। जबकि कोलिनर्जिक क्राइसिस में अगर हम देंगे तो ज़्यादा इफेक्ट्स को वर्सन करेगा, तो मसल वीकनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद है इसका एक माइसीना ग्रेविस के ट्रीटमेंट में ये 3 चीज़ें, नियोस्टिगमिन, पैरिडो और फाइसोस्टिगमिन, एड्रोफोनियम डायग्नोसिस में। इसके बाद इनका एक और फंक्शन है रिवर्सल ऑफ नॉन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स, जो एनएम जंक्शंस को ब्लॉक कर देती हैं वो ड्रग्स, उनको उसके रिवर्सल के लिए हमने जो है ना यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन क्या होता है कि एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को एम्पलीफाई करता है और जो है ना हमारे जो मसल्स हैं उनकी डिपोलराइजेशन, एक्साइटेशन वगैरह कॉज करवाएगा।
इसके बाद फाइसोस्टिग्मेंट का लिखा हुआ है। फाइसोस्टिग्मेंट जो है ना ग्लूकोमा में भी यूज़ होती है। ग्लूकोमा हमने जैसे पीछे पढ़ा था इसका पाइलोकार्पिन का, तो इसमें फाइसोस्टिग्मेंट भी यूज़ होती है। तो इसमें पी से याद रखना, इसमें पाइलोकार्पिन है, इसमें फाइसोस्टिग्मेंट, दोनों जो है ना उसमें यूज़ हो रही है, ग्लूकोमा में यूज़ हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना इसकी टॉक्सिसिटी पे आ जाए। यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया, बस एक बात रह गई। ये तो थे हमारे कार्बामेट्स वगैरह के यूजेस थे ना। इसके बाद जो ये है ना कार्बामेट्स और अल्कोहल के यूजेस हो गए, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के यूजेस आ जाते हैं, पैराथायोन, मेलाथायोन और सैरिन। तो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है ना, ये हमारी यूज़ होती हैं एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ होती हैं। और एक इसकी मेट्रीफोनेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेट्रीफोनेट। मेट्रीफोनेट जो है ना ये एंथेल्मिक एजेंट यानी वर्म्स वगैरह को किल करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब इसकी टॉक्सिसिटी की बात करें तो टॉक्सिसिटी में यही है कि जब जो है ना टॉक्सिसिटी में ज़्यादा ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग कॉमन है। जैसे ये इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स के तौर पर यूज़ होती है ना, तो जो ये होते हैं मतलब जो फील्ड्स वगैरह या फार्म्स वगैरह में लोग काम करते हैं, या फिर कोई ऐसे फूड बंदा खा लेता है जो कंटेमिनेटेड होती है, उनमें ये वगैरह ये ड्रग्स वगैरह होती हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसको ट्रीट करना लाजमी ज़रूरी होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक ड्रग है वो पैराथायोन ही है। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि हम ना एंटी मस्करिनिक ड्रग्स देते हैं, एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन, लेकिन वो मस्करिनिक रिसेप्टर्स पर एक्ट करती है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करती। निकोटिनिक साइंस आ रहे होते हैं, वैसे निकोटिनिक टॉक्सिसिटी हो रही होती है। तो उसको रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना कोई ऑक्साइम वगैरह देते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है कि प्रालिडोक्सिम, ये ऑक्साइम वगैरह देते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं इनको क्या करते हैं कि इनको रिमूव कर देते हैं। मतलब एक बार बाइंड कर दिए वो ऑर्गेनोफॉस्फेट कोलिनेस्टरेज के साथ बाइंड कर लिया उन्होंने, उसके बाद में वहाँ से वो रिमूव कर देते हैं। रीजनरेटर ड्रग्स होती हैं, रीजनरेटर कंपाउंड्स होते हैं, इनको कहते हैं। ठीक है, तो उसको रिमूव कर देते हैं, इस वजह से उसका इफेक्ट ज़्यादा देर तक नहीं रहता। और अगर लेकिन ऐसा है कि वो जो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट और जो कोलिनेस्टरेज का कॉम्प्लेक्स था, वो अगर ज़्यादा देर तक रहे तो फिर एजिंग हो जाती है, कोई उसमें केमिकल चेंज आ जाता है, फिर जो है ना रीजनरेटर कंपाउंड उसको रिमूव नहीं कर सकते। इस वजह से जितनी जल्दी हो सकता है ना हमें वो रिमूव करना ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट रीजनरेटर कंपाउंड दे के ना ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को रिमूव करना अच्छा होता है। इसके बाद जो है ना इनके वही बताए हैं कि ये जो क्योंकि टॉक्सिक हैं और जो है ना इनकी परसिस्टेंस भी शॉर्ट है, इस वजह से जो इनको हम इंसेक्टिसाइड्स और एंथेल्मिक एजेंट्स के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा कुछ एजेंट्स हैं जैसे मेलाथायोन और डेक्लोरवोस जो है ना ये ह्यूमंस में भी सेफ़ हैं रिलेटिवली, लेकिन ये इंसेक्ट्स वगैरह में नहीं सेफ़। ह्यूमंस में इस वजह सेफ़ हैं क्योंकि ये इनएक्टिव प्रोडक्ट्स में मेटाबोलाइज हो जाती हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे मेलाथायोन, पैराथायोन, इनको बॉडी में एक प्रोडक्ट्स एक ड्रग में कन्वर्ट करना होता है। और बॉडी वो ड्रग की फॉर्म कौन सी है, एक्टिव फॉर्म पैराऑक्सोन और जो है ना मेलाऑक्सोन है। ठीक है, अब इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें टॉक्सिसिटी की, ये तो ट्रीटमेंट था ना कि अगर टॉक्सिसिटी ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो गई है तो इसकी टॉक्सिसिटी को ट्रीट हमने कैसे करना है, और फिर हमने इसके कुछ यूजेस देखे थे। और इसके बाद है इसके साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स यहाँ पे निमोनिक दिया डम बेल्स, डायरिया, यूसी यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, ब्रैडिकार्डिया, एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड सीएनएस, लैक्रिमेशन, सैलिवेशन एंड स्वेटिंग। तो देख लें डायरिया जो है ना क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि तकरीबन उससे मिलते जुलते ही हैं जो हमने मस्करिनिक टॉक्सिसिटी पढ़ी थी या निकोटिनिक पढ़ी थी। तो डायरिया हो जाएगा क्योंकि जीआईटी मोटिलिटी सिक्रीशन वगैरह बढ़ जाएगी। कोलिन एस्ट्रेज का इफेक्ट कम हो गया, एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट बढ़ गया इस वजह से। इसके बाद यूरिनेशन ब्लैडर पे जो है ना वो ज़्यादा होगी, मियोसिस प्यूपल पे कॉन्स्ट्रिक्शन ज़्यादा होगी, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी लंग्स पे, ब्रैडिकार्डिया होगा। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि ट्रांजिएंट ब्रैडिकार्डिया होता है, उसके बाद फिर टैकीकार्डिया होता है, इसमें ब्रैडिकार्डिया होगा। और इसके बाद जो है ना एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड सीएनएस, लैक्रिमेशन, हमारे लैक्रिमल ग्लैंड जो है ना जिसकी सिक्रीशन बढ़ जाएगी, सैलिवेशन, हमारे सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, स्वेटिंग, हमारे स्वेट ग्लैंड से भी सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी। तो तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, आसान सा था। अब हम ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर 8।